हाँ जी। तो देखो, पहला अपना एक पार्ट हुआ था और उसमें अपन ने बात की थी वर्ण विचार के बारे में, और वर्ण विचार का एक पार्ट अपन ने कर लिया था, वो कर लिया था स्वरों के संबंध में, जिसके अंतर्गत अपन ने स्वरों के संबंध में ये जाना था कि स्वरों की रचना कैसे हुई है, स्वर बने कैसे हैं, यानी स्वरों का निर्माण कैसे हुआ है। तो रचना के आधार पर स्वरों को दो भागों में विभक्त करके अपन ने पढ़ा है, और उसके बाद में स्वरों के उच्चारण स्थान की अपन ने बात कर ली थी। आज अपन 11 स्वरों के वर्गीकरण की बात करते हैं। तो आज की आपकी हेडिंग रहेगी, वो रहेगी स्वरों का वर्गीकरण। देखिएगा, यदि स्वरों के वर्गीकरण की यदि अपन बात करें तो स्वरों का वर्गीकरण 7 आधारों पर किया जाता है। स्वरों का वर्गीकरण 7 आधारों पर किया जाता है, जिसमें नंबर 1 पर यदि अपन बात करें तो अपने पास है उत्पत्ति या फिर स्रोत के आधार पर। यानी नंबर 1 पर यदि बात करें तो स्वरों को आपको किसके आधार पर विभक्त करना है? उत्पत्ति के आधार पर। यदि उत्पत्ति के आधार पर अगर अपन बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को दो भागों में विभक्त किया जाता है, जो कि अपन ने पहले देखा था कि रचना के आधार पर स्वरों को कितने भागों में विभक्त किया जाता है, वही उत्पत्ति के आधार पर है। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण यदि करें तो दो भागों में होता है, जिसमें एक तो अपने पास होते हैं, वो होते हैं ह्रस्व या फिर लघु स्वर। एक तो होते हैं अपने पास ह्रस्व या फिर अपन इन्हें क्या कह सकते हैं? लघु कह सकते हैं। ह्रस्व या फिर लघु स्वर। ह्रस्व या लघु स्वरों की यदि संख्या की बात करें तो अपने पास होते हैं कितने? 4। कितने होते हैं? ह्रस्व या लघु स्वरों की संख्या की यदि बात करें तो अपने पास है 4। और ह्रस्व या लघु स्वर है कौन से अपने पास? तो अपने पास ह्रस्व या लघु स्वर है क्या? ए, ई ह्रस्व, ओ ह्रस्व और क्या? री। ये उत्पत्ति के आधार पर एक पार्ट है जिसको अपन कहेंगे ह्रस्व या फिर लघु स्वर। और यदि दूसरे पार्ट की बात करें तो ह्रस्व का अपोजिट क्या होता है, मतलब विलोम क्या होता है? तो ह्रस्व का विलोम होता है दीर्घ। और लघु का विलोम क्या होता है? तो लघु का विलोम होता है क्या? गुरु। तो दीर्घ या फिर गुरु स्वर और दीर्घ या गुरु स्वरों की यदि बात करें तो अपने पास है ये कितने? 7। कितने हैं? 7 हैं, जिसमें एक तो आपके पास है आ, एक बात करें तो दीर्घ ई है, और एक बात करोगे तो दीर्घ ओ है, और ए, आई, औ और आओ। ये आपको ध्यान रहे कि उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें एक तो होते हैं ह्रस्व या फिर लघु स्वर और दूसरे होते हैं दीर्घ या फिर गुरु स्वर। तो पहला आपका जो वर्गीकरण हो गया वो हो गया किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर हो गया? उत्पत्ति के आधार पर। यदि बात करें तो किसके आधार पर हो गया? ये उत्पत्ति के आधार पर हो गया। अब दूसरा वर्गीकरण यदि आप करेंगे तो वो करेंगे मात्रा काल के आधार पर। किसके आधार पर? मात्रा काल के आधार पर। तो पहला तो हो गया आपके पास उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा आपके पास है वह है मात्रा काल के आधार पर। मात्रा काल के आधार पर मतलब स्वरों का जब अपन उच्चारण करते हैं तो उनकी मात्रा में लगने वाले समय के आधार पर। नंबर 2 पर यदि अपन बात करें तो वर्गीकरण है अपने पास मात्रा काल के आधार पर। किसके आधार पर है? मात्रा काल के आधार पर। और मात्रा काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, यानी स्वरों को अपन कितने भागों में विभक्त करते हैं? 3 भागों में विभक्त करते हैं, जिसमें से अपन ने एक तो ये देख लिया था अभी हाल ही में मात्रा काल के आधार पर, जिसमें एक तो आपने ह्रस्व या फिर लघु स्वरों की बात की थी, और एक आपने बात की थी वो की थी कौन से की? दीर्घ या फिर गुरु स्वरों की। और इसके अलावा एक पार्ट और बनेगा इसमें, और वो बनेगा प्लुत स्वर का। किसका बनेगा? प्लुत स्वर का।
तो नंबर 1 पर यदि अपन बात करें तो अपने पास है कौन सी, ह्रस्व या फिर कौन सी, लघु स्वर। ह्रस्व या लघु स्वरों के संबंध में क्या बात करोगे आप, ह्रस्व या फिर कौन से, लघु स्वर। ह्रस्व या लघु स्वरों की यदि बात करें तो आप ये कहेंगे वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा जितना समय लगता है। क्या कहेंगे कि वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा जितना समय लगता है, यानी ये कह सकते हैं वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा जितना समय लगता है, उन्हें क्या कहोगे आप, ह्रस्व या फिर लघु स्वर कहोगे। और यदि बात करें जैसे, तो ह्रस्व या लघु स्वर आप जानते हो, अभी आपने लिखे हैं ये, क्या, ए, ई ह्रस्व, ओ ह्रस्व और क्या, री। तो इनको तो आप कहोगे मात्रा काल के आधार पर क्या, ह्रस्व या फिर क्या कहोगे, लघु स्वर कहोगे। और यदि दूसरा आप पार्ट बनाओगे तो अभी आपने एक नाम पढ़ा था, क्या नाम पढ़ा था, ह्रस्व का अपोजिट क्या होता है, दीर्घ होता है, और लघु का विलोम क्या होता है, गुरु होता है। तो दीर्घ या फिर क्या, गुरु स्वर, दीर्घ या गुरु स्वर। क्या कहोगे इसके संबंध में, कितनी मात्रा जितना समय लगेगा, 2 मात्रा जितना समय। तो आप ये बात कह सकते हैं इसमें क्या, कि वे स्वर जिनके उच्चारण में, शाबाश, वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा जितना समय लगता है, 2 मात्रा का समय लगता है, 2 मात्रा का समय लगता है। ठीक है, कितने स्वर हैं ये, 7 है, क्योंकि 4 तो ऊपर आ गए ना। और जैसे कि यदि बात करें तो क्या क्या आ गया आपके पास, आ गया, ए दीर्घ है, ओ दीर्घ है, और क्या, ए, आई, ओ और औ। ठीक। तो यदि यहां पर वर्गीकरण की यदि बात करें तो आपके पास स्वर कितने हैं टोटल, 11। कितने हैं आपके पास, यदि स्वरों की बात करें तो आपके पास स्वर है 11, और आप 11 स्वरों का वर्गीकरण कर चुके हैं। कितने स्वरों का, 11 स्वरों का वर्गीकरण कर चुके हैं, क्योंकि 4 यहाँ आ गए, 7 यहाँ आ गए, 7 4 11 हो गए। कितने हो गए, 11 हो गए। इसका मतलब तीसरा जो पार्ट बनाते हैं अपन प्लुत स्वर का, वो प्लुत स्वर वास्तविक रूप में 11 में से नहीं होता है, स्वरों को प्लुत बनाया जाता है। अब देखो कैसे अपन स्वरों को प्लुत बनाते हैं, ठीक है, देखिएगा। तो तीसरा आप वर्गीकरण पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे कौन से स्वर, प्लुत स्वर। कौन से स्वर है, प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर के संबंध में यदि अपन बात करें तो ये कौन से हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा से भी अधिक समय लगता है। क्या कह सकते हैं, अपन ये कह सकते हैं कि वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा से भी अधिक समय लगता है, 2 मात्रा से भी अधिक
समय लगता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में दो मात्रा से भी अधिक समय लगता है। अब स्वर अपने पास प्लुत होते नहीं है, स्वरों को अपन क्या बनाते हैं, प्लुत बनाते हैं। और स्वरों को प्लुत कैसे बनाते हैं? स्वरों को प्लुत बनाने के लिए उनके आगे संख्या 3 दर्शा दी जाती है। यानी जैसे ये आपके पास लिखा हुआ है, तो ये ऐ स्वर के आगे लगी संख्या 3 ये दर्शाती है कि ऐ स्वर क्या बन चुका है, प्लुत बन चुका है। क्या बन चुका है? प्लुत बन चुका है। यानी इसके उच्चारण में दो मात्रा से भी अधिक समय लगेगा। कैसे? जैसे इसको बोलते हो आप ए, क्या बोलते हो? ए। इसको बोलोगे आ, इसकी तुलना में इसमें ज्यादा समय लगता है। और इसको कैसे बोलोगे? इसको ऐसे बोलोगे ए। इसका कई बार देखो, वास्तविक रूप में प्लुत स्वर का जो प्रयोग होता है वो होता है संगीत शास्त्र तथा मंत्रोच्चारण में। गायत्री मंत्र में अपन बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना अपन ओम, तो इसका मतलब ओ स्वर को अपन क्या बना रहे हैं? प्लुत बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? प्लुत बना रहे हैं। और कई बार गे पदों के अंतर्गत गायक जब गे पद गाता है तो कई बार ऐसे करता है अंतिम स्वर को तो इसका मतलब उस स्वर को क्या बना रहा है? प्लुत बना रहा है। तो इसका मतलब ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में दो मात्रा से भी अधिक समय लग जाता है उन्हें क्या कहते हैं? प्लुत कहते हैं। और प्लुत दर्शाने के लिए या प्लुत उसे बनाने के लिए या आप उसे क्या कहते हैं? प्लुत कहते हैं। तो प्लुत के लिए चिन्ह क्या है? प्लुत स्वर का क्या चिन्ह या पहचान कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं? चिन्ह या फिर पहचान। प्लुत के लिए चिन्ह या पहचान है आपके पास संख्या कितनी? 3। अब देखो यहां से कई बार प्रश्न पूछा गया है कि ये ऐसे पूछ लेता है, आपके पास ये लिखा हुआ है ओम। क्या लिखा हुआ है? ओम लिखा हुआ है। अब ये देख करके प्रश्न में ये पूछ लिया जाता है कि ओम में ओ स्वर किस प्रकार का स्वर है? तो ओम में ओ स्वर है वो कैसा है? प्लुत स्वर है। कैसा स्वर है? प्लुत स्वर है, जिसके उच्चारण में दो मात्रा से भी क्या लग रहा है? अधिक समय लग रहा है, या कह सकते हैं ज्यादा समय लग रहा है। ठीक है, तो इतना सा याद रख लीजिएगा आप कि स्वरों को सिर्फ प्लुत बनाने के लिए उनके आगे संख्या कितनी दर्शाई जाती है? 3 दर्शाई जाती है। और यदि संख्या 3 दर्शा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? प्लुत स्वर बन जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि मात्रा काल के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा जाता है। ह्रस्व या लघु स्वर, दीर्घ या गुरु स्वर, और कौन से स्वर? प्लुत स्वर। ठीक है, और ऐसे भी कह सकता है ये कि निम्न में से किस विकल्प में प्लुत स्वर का प्रयोग हुआ है? निम्न में से किस विकल्प में प्लुत स्वर का प्रयोग हुआ है? इसका मतलब आप जब विकल्प देखते हैं तो विकल्प देखते समय यह देखना कि किसी स्वर के आगे संख्या 3 लिखी हुई है क्या। और यदि किसी स्वर के आगे संख्या 3 लिख रखी है, इसका मतलब वो कैसा स्वर है? प्लुत स्वर है। कैसा स्वर है? प्लुत स्वर है। ठीक है, 2 वर्गीकरण हो गए अपने, एक उत्पत्ति के आधार पर हो गया और दूसरा किसके आधार पर हो गया? मात्रा काल के आधार पर हो गया। चलिए तीसरे वर्गीकरण की बात करते हैं अपन। तीसरा वर्गीकरण अपने पास है वो है जीवा की स्थिति के आधार पर। किसके आधार पर है? जीवा की स्थिति के आधार पर। जीवा की स्थिति के आधार पर। जीवा की स्थिति के आधार पर। अब ये बात किसकी कर रहा है? जीवा की स्थिति के आधार पर। तो बात किसकी करेगा? जीवा की करेगा। जीवा मतलब जीव की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? जीव की बात कर रहा है। और जीवा की स्थिति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। इसका मतलब निश्चित सी बात होगी सर, जीवा को भी 3 भागों में बांट लिया जाए। कितने भागों में बांट लिया जाए? जीवा को भी 3 भागों में बांट लिया जाए। इसका मतलब ये अपने जीवा है और इस जीवा को अपन ने 3 भागों में बांट दिया। ये जीवा के 3 हिस्से बना दिए। ये जीवा के आपने 3 हिस्से बना दिए। तो एक बात ये देखो
कि ये जीवा का ये हिस्सा है वो तो है आगे वाला, और ये है पीछे वाला, और ये है कौन सा, बीच वाला। तो इसका मतलब इसके लिए क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या कि ये जीवा के आगे का भाग है जिसे अपन अग्र भाग कहेंगे, ये जीवा के बीच का भाग है जिसे अपन मध्य भाग कहेंगे, और ये जीवा के पीछे का भाग है जिसे अपन क्या कहेंगे, पश्च भाग कहेंगे। क्या कहेंगे, पश्च भाग या पश्य भाग भी आप कह सकते हैं। अब जीवा के आगे का भाग सक्रिय रहता है तो वो अग्रस्वर है, जीवा के बीच का भाग सक्रिय रहता है तो मध्य स्वर है, और जीवा के पीछे का भाग सक्रिय रहता है तो कौन से स्वर है, पश्च स्वर है। अब देखो आप इसको इस तरह से व्यक्त करोगे कि जीवा की स्थिति के आधार पर आप कितने भागों में बांट रहे हैं, 3 भागों में बांट रहे हैं। तो नंबर 1 पर यदि अपन बात करें तो अपने पास है अग्रस्वर। कौन से स्वर है, अग्रस्वर है। और यदि अग्रस्वरों के संबंध में परिभाषा दोगे तो आप क्या दोगे, परिभाषा ये दोगे, वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा के आगे का भाग सक्रिय रहता है, जीवा के आगे का भाग सक्रिय रहता है। सक्रिय रहता है इसका मतलब क्रियाशील रहता है। सक्रिय, क्रिया मतलब क्रिया, क्रिया मतलब काम करेगा, और स मतलब सहित, यानी इसका मतलब क्रिया सहित सक्रिय रहता है, सक्रिय रहता है। ठीक, तो इसका वे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा के आगे का भाग सक्रिय रहता है, वे स्वर कौन से हैं, अग्रस्वर है। अब देखो इसका मतलब जीवा को अपन 3 भागों में बांटते हैं, और उच्चारण करते समय जीवा का यदि ये भाग सक्रिय है तो वो स्वर कौन से कहलाएंगे, अग्रस्वर कहलाएंगे। अब देखो ये आपकी जीवा है, इस जीवा के ये जो भाग है ना, ये भाग, ये जीवा के आगे का भाग है, ये जीवा के बीच का भाग है, और ये जीवा के पीछे का भाग है। अब आपको कौन से भाग को सक्रिय रखना है, इस भाग को सक्रिय रखना है, आगे वाले भाग को सक्रिय रखना है। अब आप जब अग्र स्वरों का उच्चारण करते हैं तो 4 स्वर आपके पास ऐसे होते हैं जिनमें आपके जीवा का आगे का भाग इस तरह से मुड़ जाता है, इस तरह से मुड़ जाता है, और ये भाग सर्वाधिक ऊंचाई पर है या नहीं है। एक परिभाषा आप ये भी कह सकते हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा का अग्रभाग सर्वाधिक ऊंचाई पर होता है, यानी सबसे ज्यादा ऊपर उठा हुआ रहता है। तो यदि मैं इस कंडीशन की बात करूं तो कौन सा भाग ऊपर उठा हुआ है, आगे का भाग ऊपर उठा। अब आप जब ई का उच्चारण करते हैं, ई का उच्चारण करते हैं तो आपके जीवा के आगे का भाग इस तरह से मुड़ जाता है, किसके साथ संयोग पाता है, ये नीचे वाले दंतों के साथ संयोग पा करके इस तरह से जीवा मुड़ जाती है। तो कौन सा भाग सक्रिय है, आगे का भाग सक्रिय। अब आप ई को बोलते हैं और ए आई को बोलते हैं तो आपको जीवा को हिलाना ही नहीं पड़ेगा, इसी तरह से रहेगी, ई ए आई। इसका नीचे वाले दंतों पर जोर डालते हुए इस तरह से जीवा मुड़ेगी। तो आपके पास 4 तो ये निकल करके आ गए, ई ए आई। और एक आप जब री का उच्चारण करते हैं तो आपकी जीवा इस स्थिति में होती है और आपके मूर्धा के टकराएगी जीवा। क्या टकराएगी, ऊपर मूर्धा के टकराएगी। और कौन सा भाग टकरा रहा है, आगे वाला भाग टकरा रहा है। तो ये क्या आगे वाला भाग टकरा रहा है, तो क्या जीवा का कौन सा भाग सक्रिय रह रहा है, अग्रभाग सक्रिय रहता है। इसका मतलब 5 स्वर निकले आपके पास, ई ए आई और क्या री। देखो अगर आप जब री का उच्चारण करते हैं तो जैसे ये अपना मुख विवर है, ये अपना मुख विवर है, ये अपना मुख विवर है, ठीक, ये अपना मुख विवर हो गया। और ये कह रहा है कि आप जब री का उच्चारण करते हैं, किसका उच्चारण करते हैं,
जहां री का उच्चारण करते हैं तो आपकी जीवा इस स्थिति में होती है, इस स्थिति में। क्या ऐसी है क्या? ऐसी देखो, यहां अर्धचंद्राकार स्थितियां बनी हुई, इसका मुर्दा है। क्या उस मुर्दा के टकरा रहा है आगे का भाग? टकरा रहा है, इसका मतलब आगे का भाग सक्रिय है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या, जैसे में ई ह्रस्व ई दीर्घ री ए और आई लिखा जा सकता है? याद हो गया क्या? जैसे ई ह्रस्व ई दीर्घ री और ए तथा आई, कौन से स्वर हो गई? ये अग्र स्वर हो गए। ठीक है, नंबर 2 हेडिंग लगा लीजिए आप। कौन से स्वर? मध्य स्वर। कौन से स्वर? मध्य स्वर। अब यदि मध्य स्वरों की यदि बात करोगे तो उस बात को आप कैसे व्यक्त करोगे? मतलब मुझे बताओ कि यदि आपको यह कहा जाए कि मध्य स्वरों के लिए आपको एक परिभाषा बनानी है, तो आप कैसे बनाएंगे? उसी परिभाषा का अनुसरण करेंगे अपन, और उसी परिभाषा का अनुसरण करके क्या बना सकते हैं? परिभाषा बना सकते हैं। देखो, इसमें थोड़ा सा परिभाषा में अंतर आएगा। क्यों? क्योंकि मध्य स्वर एक ही होता है, तो अपन ये नहीं कह सकते वे स्वर, क्योंकि ये तो प्लूरल है, तो बहुवचन है, जबकि आत्मीय कितना है? एक आता है। इसलिए अपन ये कहेंगे कि वह स्वर जिसके उच्चारण में, वह स्वर जिसके उच्चारण में, वह स्वर जिसके उच्चारण में जीवा का क्या लिखूं मैं? तो मध्य भाग क्या लिखूं? जीवा का मध्य भाग सक्रिय रहता है। बात समझ में आई? सक्रिय रहता है, जीवा का मध्य भाग सक्रिय रहता है। अब देखो, जीवा का मध्य भाग सक्रिय रहता है ए में। ये मैं बताऊंगा आपको कि ए में कैसे सक्रिय रह रहा है मध्य भाग। इसका मतलब मध्य स्वर कितने हैं भाई? एक ही तो है। अब ये कई बार साइकोलॉजिकली प्रश्न पूछ लेता है कि निम्न में से मध्य स्वर कौन सा है? आप दिमाग कैसा लगाते हो कि सर 11 स्वर है, 5 इधर बच गए, 5 इधर बच गए, और क्या आ गया? बड़ा हुआ आ गया। दिमाग तो ठीक लगाया तुमने कि 11 स्वर है, 11 में से 5 इधर बच गए, 5 इधर बच गए, बीच में कौन सा आया? बड़ा हुआ आया सर। लेकिन ये कोई लॉजिक फैक्ट नहीं होता है कि आप 5 इधर छोड़ दे, 5 इधर छोड़ दे, बीच में बड़ा हुआ आ गया, वो लिख दे। यदि आपसे यह पूछा गया मध्य स्वर कौन सा है, तो ए है, यानी इसका मतलब वो किसके आधार पर पूछा गया है? जीवा की स्थिति के आधार पर पूछा गया है। ठीक है, तो जीवा की स्थिति के आधार पर मध्य स्वर ए क्यों है सर? जब आप ए का उच्चारण करते हैं तो आपके जीवा का अग्र भाग है ना, वो जो दंत है आपके, और दंतों के नीचे मिश्राई बोलते हो, जिसे मसोड़ा बोलते हो तुम, ठीक है, उसके हल्का सा आगे का भाग स्पर्श रहेगा, इस तरह से जीवा रहेगी। ए का जब आप उच्चारण करते हैं तो देखो बीच का भाग है क्या ऊपर उठ रहा है क्या? ए का आप उच्चारण करें तो जीवा का बीच का भाग ऊपर उठ रहा है। अगर यदि किसी का नहीं उठ रहा है, इसका मतलब जीवा साफ नहीं है, क्योंकि जीवा और वजन है, और वजन है, इसका मतलब जीवा क्या नहीं होगी? उठेगी नहीं। उठेगा, यहां से ऐसे महसूस भी होता है कि ये भाग ऊपर उठ रहा है। ए का जब आप उच्चारण करते तो हल्का सा, इतना जैसे ऐसे नहीं उठेगा क्योंकि ये लो साहब बीच वाला तो इतना ऊपर चला गया और आगे बढ़ेगा, नहीं आएगा, हल्का सा बीच का भाग ऊपर उठेगा। अब आप तीसरी हेडिंग क्या लगाओगे? कौन सा भाग सक्रिय रखोगे? पीछे का भाग सक्रिय रखोगे। तो पीछे का भाग सक्रिय रखोगे, इसका मतलब नंबर 3 पर क्या मैं हेडिंग लगा सकता हूं? पस्वर या पस्सेस्वर, पस या पस्सेस्वर। अब देखो, आप खुद स्वतः इसकी परिभाषा बना सकते हैं। अब बना सकते हैं सर, क्या परिभाषा बनाओगे भाई? वे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा के
पीछे का भाग सक्रिय रहता है। यानी यह बनाई जा सकती है, वे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा के पीछे का भाग सक्रिय रहता है। पीछे का भाग सक्रिय रहता है। सक्रिय मतलब क्रियाशील, सक्रिय रहता है। अब आप यदि अच्छी तैयारी कर रहे हो तो इसका मतलब आपको यदि इन तीन में से दो बातों का पता है, तो एक ऑटोमेटिक निकल गई। आपको यह पता था कि अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं, ई ह्रस्व, ई दीर्घ, री, ए, आई होते हैं। और मध्य स्वर कौन सा होता है, ए होता है। तो पश्च स्वर निकले कि नहीं निकले, ऑटोमेटिक बच गए, वो लिख देंगे। लेकिन क्या इनमें ऐसा होता है क्या, जैसे आपके पास एक तो क्या बचा, आ बचा। एक क्या है आपके पास, ओ ह्रस्व है, ओ दीर्घ है, ओ है, और क्या है, औ है। ठीक। अब आप इनका उच्चारण करते, क्या वास्तव में जीवा के पीछे का भाग सक्रिय है? देखो आप बोलो, किसको बोलो, आ को बोलो, पीछे का भाग ऊपर उठेगा। आ को बोलोगे तो पीछे का भाग ऊपर उठेगा। अब देखो, जब आप ऊ का और ओ औ का उच्चारण करते तो आपकी जीवा गोल हो जाती है और गोल होकर के पीछे चली जाती है। देखो, ऊ ओ औ पीछे चलेगी। इसका मतलब कौन सा भाग सक्रिय है, पीछे का भाग सक्रिय है। तो ये याद रहे कि जीवा की स्थिति के आधार पर स्वरों को अपन कितने भागों में बांट सकते हैं, कितने भागों में बांट सकते हैं, कितने भागों में बांट सकते हो, 3 भागों में। तो जीवा की स्थिति के आधार पर स्वरों को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है, जिसमें एक तो आपके पास हो गए कौन से स्वर, अग्र स्वर, एक हो गए आपके पास कौन से स्वर, मध्य स्वर, और एक हो गए कौन से स्वर, पस या पस्सी स्वर। अब ये यहां से क्या प्रश्न कर सकता है आपसे, ये कर सकता है कि निम्न में से कौन सा अग्र स्वर है और कौन सा अग्र स्वर नहीं है, कर सकता है। क्योंकि सर अगर कौन सा नहीं है तब 3 उठा लेगा, एक दूसरा उठा लेगा, और कौन सा है इसका मतलब कोई एक उठा लेगा। इस जगह से प्रश्न आपके पास एक ही बनेगा। कितने प्रश्न बनेंगे, यहां से आपके पास प्रश्न बनेगा, वो एक ही प्रश्न बनेगा, और वो बनेगा कि निम्न में से कौन सा मध्य स्वर है। क्या बनेगा, निम्न में से कौन सा मध्य स्वर है। ऐसा तो बन ही नहीं सकता ना, निम्न में से कौन सा मध्य स्वर नहीं है। यह बनाने के लिए उसे कितने विकल्प की आवश्यकता है, 3 विकल्प की आवश्यकता है, जबकि उसके पास विकल्प कितने, एक ही। इसका मतलब है बनेगा। यहां से दोनों प्रश्न बना सकता है कि निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है और कौन सा पश्च स्वर नहीं है, किया जा सकता है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो, चौथा जो वर्गीकरण है आपके पास, वो है मुखाकृति के आधार पर। किसके आधार पर है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किसके आधार पर, चौथा जो आप वर्गीकरण करते हैं वो करते हैं किसके आधार पर, मुखाकृति के आधार पर। इसका मतलब मुख की आकृति के आधार पर। क्यों, दीर्घ संधि का उदाहरण है मुख प्लस आकृति, तो इसका मतलब मुखाकृति के आधार पर। और मुखाकृति के आधार पर आप स्वरों को कितने भागों में बांटोगे, 4 भागों में बांटोगे। तो मुखाकृति के आधार पर 4 भागों में बांटते हो। देखो कौन कौन से बांटोगे, यहां से प्रश्न उठता है, बहुत अच्छा है ये। मुखाकृति के आधार पर नंबर 1 पर आपके पास स्वर है, वो है संवृत स्वर। कौन से हैं, संवृत स्वर। मुखाकृति के आधार का मतलब क्या है कि इन स्वरों के उच्चारण में मुख कम से ज्यादा की ओर खुलता जाता है। पहले कम खुलेगा, फिर थोड़ा ज्यादा खुलेगा, फिर थोड़ा ज्यादा खुलेगा, और फिर सबसे ज्यादा खुलेगा, यानी कम से ज्यादा की ओर खुलता जाएगा। तो यहां से आपको एक सीधा प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है
कि वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख विवर सबसे कम खुलता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? संवृत स्वर कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इनके उच्चारण में मुख विवर सबसे कम खुलेगा। यानी अपन ये कह सकते हैं वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख विवर सबसे कम खुलता है, मुख विवर सबसे कम खुलता है। मुख विवर सबसे कम खुलता है। ठीक, यानी ऐसे स्वर आपको यहां दर्शाने हैं जिनके उच्चारण में मुख विवर सबसे कम खुले। तो देखो कौन कौन से ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में मुख विवर अन्य स्वरों के तुलना में सबसे कम खुलता है। तो आपके पास ई ह्रस्व है, ए दीर्घ है, ओ ह्रस्व है, ओ दीर्घ और क्या री। ये पांचों स्वर ऐसे हैं जिनके उच्चारण में मुख विवर सबसे कम खुलता है। इसका मतलब सर अग्र स्वर और संवृत स्वर दोनों में अंतर क्या है? अग्र स्वर में यहां जो ऊ आया है उसमें ए आई आता है और इसमें क्या आ जाता है? ऊ ह्रस्व ऊ दीर्घ आ जाता है, मतलब ऊ आ जाता है। ठीक है, दूसरा आपके पास ऐसे भी याद रख सकते हो आप, क्योंकि ये यण संधि का पूर्व पद है। यण संधि में पूर्व पद में कौन से स्वर आते हैं? ई ह्रस्व ई दीर्घ, उ ह्रस्व उ दीर्घ और क्या आता है? री स्वर आता है। अब देखो दूसरा आप वर्गीकरण बनाएंगे इसमें, तो वो बनाएंगे आप अर्ध संवृत स्वर। क्या बनाएंगे? अर्ध संवृत स्वर। अब इसमें आपको परिभाषा दर्शाने की आवश्यकता नहीं है, ये इतनी है बात परिभाषा की, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख विवर संवृत स्वरों की तुलना में थोड़ा ज्यादा खुलता है। तो ये कभी नहीं पूछेगा कि मुख विवर सबसे कम खुलता है उन्हें क्या कहते हैं, ये तो कर लेगा, लेकिन कम खुलता है उसे थोड़ा ज्यादा खुलता है उसको क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा प्रश्न या तो सबसे कम पूछेगा या सबसे ज्यादा पूछेगा। तो इसमें आपको मैंने कल बताया था कि गुण स्वर कौन से हैं? एक मात्रा वाले ए तथा ओ। तो यण संधि का पूर्व पद तो होता है संवृत स्वर, और गुण स्वर, यदि गुण स्वरों की बात करोगे तो गुण स्वर क्या हो गए? अर्धस्वरित हो गए। इसका मतलब ए और क्या ओ हो गया। आगे यहां तक बात। गुण स्वरों को क्या कहा जाता है? अर्धसंवृत स्वर कहा जाता है। और एक आप बनाएंगे, वो बनाएंगे अर्ध विवृत स्वर। थोड़ा सा मैं कर्म आगे पीछे कर रहा हूं, इनका ध्यान रखना। अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। इसका मतलब इन दोनों की तुलना में इसमें और भी ज्यादा खुलेगा मुख विवर, यानी संवृत और किसकी तुलना में? संवृत और अर्ध संवृत की तुलना में और थोड़ा ज्यादा खुलेगा। सर अब इन स्वरों को याद कैसे रखें? तो आपको क्या पता है कि वृद्धि स्वर कौन से होते हैं? वृद्धि स्वर दो मात्रा वाले, तो आई तथा औ होता है। इसके साथ आपको एक याद रखना है, वो क्या याद रखना है? ए याद रखना है। और आई और क्या हो गया? औ हो गया। ठीक, इसका मतलब संवृत यण संधि वाले, अर्ध संवृत गुण संधि वाले, और अर्ध विवृत वर्दी संधि वाले प्लस ए याद रखना है। और एक नाम है, वो है आपके पास कौन से स्वर? विवृत स्वर। विवृत स्वर। यदि विवृत स्वरों की बात करोगे तो यहां परिभाषा आप दर्शा सकते हैं, वह स्वर जिसके उच्चारण में मुख विवर सबसे
अधिक खुलता है। यानी ये कह सकते हैं आप, वह, क्योंकि एक ही है ये, वह स्वर जिसके उच्चारण में, वह स्वर जिसके उच्चारण में मौक विवर सबसे कम खुलता है, सबसे कम खुलता है, सबसे कम खुलता है। वह स्वर जिसके उच्चारण में मौक विवर सबसे कम खुलता है। और यदि स्वर की बात करें तो वो स्वर कौन सा है? कौन सा है? आ ही तो बचा है, आ है, ठीक है। अब सर यहां से क्या क्या प्रश्न ये अपने से पूछ सकता है? यही तो बात हुई ना। आपसे पहला प्रश्न ये कह सकता है कि मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में होता है, या मुखाकृति के आधार पर स्वरों को अपन कितने भागों में बांट सकते हैं? तो 4 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें कौन से विपरीत में। अब देखो सबसे ज्यादा खुलेगा वो भी सिखा देता हूं मैं, कैसे खुलेगा। तो नाम संवृत स्वर है, अर्ध संवृत स्वर है, अर्ध विपरीत स्वर है, और क्या है? विपरीत स्वर है। इससे मतलब यह है कि आप देखो इन स्वरों को लिख लो, एक एक को लिख लो। चाहे ई आ गया, इसमें से क्या ले लो? ए ले लो, और इसमें से ए ले लो, और एक लास्ट में आपके पास क्या है? आ है। अब आप इनका जब उच्चारण करेंगे तो आपका मुख विवर कम से ज्यादा की ओर खुलेगा। देखो ई, ए, आ, कम से ज्यादा की ओर क्या होता जाएगा? खुलता जाएगा। क्या खुल रहा है? अच्छा, अधिक कर दो इसको। मुख विवर सबसे, शाबाश भी, मुख विवर सबसे क्या खुलेगा? अधिक खुलेगा, या ज्यादा कह सकते हैं। मुख विवर सबसे अधिक खुलेगा, अधिक खुलता है, शाबाश, अधिक खुलता है, ठीक। मुख विवर सबसे कम खुलता है उन्हें संवृत कहते हैं, और मुख विवर सबसे अधिक खुलता है उन्हें क्या कहते हैं? विपरीत कहते हैं। तो 2 प्रश्न तो ये सीधे ही पूछे जा सकते हैं आपसे। वे स्वर जिनके उच्चारण मुख विवर सबसे कम खुलता है उन्हें क्या कहते हैं? तो संवृत कहते हैं। और वे स्वर जिनके उच्चारण मुख विवर सबसे अधिक खुलता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? विपरीत स्वर कहते हैं। अब आपसे यह भी प्रश्न हो सकता है कि निम्न में से किस विकल्प में संवृत स्वर है, किसमें नहीं है? और इसमें लगभग पूछता है तो वो है का पूछता है, इसमें पूछ सकता है कौन सा है कौन सा नहीं है, और इसमें क्या पूछेगा? निम्न में से कौन सा विपरीत स्वर है। ये इसमें इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छी बात है, ये काफी बार पूछा जाता है। बढ़िया है कि निम्न में से किस विकल्प में विपरीत स्वर है, तो याद रखना क्या है? आ है। अब देखो ये क्या प्रश्न बना सकता है, ये दोनों को जोड़ सकता है, जीवा की स्थिति के आधार पर और मुखाकृति के आधार पर। देखो एक मैं प्रश्न बना रहा हूं, जवाब देना आप। प्रश्न आपके पास कि निम्न में से किस विकल्प में, निम्न में से किस विकल्प में, निम्न में से किस विकल्प में अग्र, किस विकल्प में अग्र व संवृत स्वर है? किस विकल्प में अग्र व संवृत स्वर है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अग्र व संवृत स्वर है, किस विकल्प में अग्र व संवृत स्वर है? पहला ऑप्शन आपके पास है वो है ई, ए। दूसरा ऑप्शन आपके पास है, दूसरे ऑप्शन में ये लिख रहा है री, लिख दिया इसने, और आई लिखा है। तीसरे ऑप्शन में ये दर्शा रहा है, वो दर्शा रहा है ई दीर्घ लिख दिया इसने, और एक और दर्शा दीजिए आप कोई भी, जैसे ए दर्शा दिया, ठीक है।
और एक आपके पास चौथा जो ऑप्शन बन गया वो बन गया ई और री। यह आपसे यह पूछना चाहता है कि निम्न में से किस विकल्प में अग्रे व समृद्ध स्वर है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ई अग्रे स्वर है? आप कहोगे हां सर अग्रे स्वर है, ठीक है। क्या ई समृद्ध स्वर है? तो समृद्ध स्वर है, ठीक है। अग्र भी है और समृद्ध भी है। क्या ए आपका अग्रस्वर है? बिल्कुल ये अग्रस्वर है। लेकिन क्या मुझे एक बात बताओ, ए समृद्ध स्वर है क्या? नहीं। क्या कहोगे आप कि ये क्या है? शाबाश, अर्ध समृद्ध स्वर है, अर्ध समृद्ध तो है। इसका मतलब ये बात लागू नहीं हुई आपकी, नहीं हुई ना। अब आप ऐसा ही ये बात कहेंगे कि क्या सर री आपने लिखा है, ये री क्या अग्रस्वर है? बिल्कुल है। क्या ये समृद्ध स्वर है? बिल्कुल है, ठीक है। क्या ए अग्रस्वर है? तो आप कहेंगे कि बिल्कुल अग्रस्वर है। लेकिन क्या आप ये बात कह सकते हैं कि ये समृद्ध है? नहीं। तो क्या है ये अर्ध विवृत है। क्या है? अर्ध विवृत है, ठीक है। इसका मतलब अभी तक दो ऑप्शन ऐसे आए आपके पास जिनमें तीन बातें तो लागू हो चुकी है लेकिन एक बात लागू नहीं है। ऐसे ही आप ई की बात करोगे तो ये अग्र भी है और क्या है? समृद्ध भी है या नहीं है? लेकिन ए की बात करोगे तो वही बात है कि ये अग्र तो है लेकिन ये क्या नहीं है? समृद्ध तो नहीं है। क्या है? ये अर्ध समृद्ध है। क्या ई अग्रस्वर है? क्या समृद्ध है? क्या री अग्रस्वर है? क्या समृद्ध स्वर है? इसका मतलब आपका विकल्प नंबर 4 सही है या नहीं है? अब दोनों की तुलना कर ली कि नहीं कर ली? एक तो जीवा की स्थिति के आधार पर दर्शा दिया और दूसरा किसके आधार पर दर्शा दिया? मुखाकृति के आधार पर दर्शा दिया। तो दोनों का ध्यान रखना है। ऐसा आपसे यहां प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक। अब देखो पांचवें वर्गीकरण की यदि अपन बात करें तो आपके पास पांचवा वर्गीकरण है औष्टाकृति के आधार पर। किसके आधार पर है? औष्टाकृति के आधार पर। नाम को सही पढ़ लिया करो, इसका काम कर दोगे आप। क्या नाम लिखा हुआ है? औष्टाकृति। तो औष्टाकृति के आधार पर। और औष्टाकृति के आधार पर कितने भागों में बांटोगे भी? 2 भागों में। यानी औष्टों का आकार यदि गोल हो जाए तो वृत्ताकार है और औष्टों का आकार गोल नहीं हो तो अवृत्ताकार है। देखो कैसे कैसे दर्शाओगे। तो एक तो वृत्ताकार, वृत्तमुखी या फिर वृत्तोलित हो गए। नाम जरूर इनके ध्यान रख लेना। क्या क्या नाम दे सकता है? नंबर 1 वृत्ताकार, वृत्तधन आकार, वृत्ताकार, वृत्तमुखी, मुख किसके समान? वृत्त के समान। और वृत्तोलित किससे तुलना की जा सकती है? वृत्त से तुलना की जा सकती है, वृत्तोलित स्वर। इसका तीनों नाम आ सकते हैं आपके सामने, ध्यान रखना। क्या क्या? वृत्ताकार, वृत्तमुखी या फिर वृत्तोलित। जिनके उच्चारण में, यानी ये लिख सकते हो या फिर यूं कह सकते हो, वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में औष्टों का आकार, औष्टों का आकार, क्या कहूं? औष्टों का आकार गोल हो जाता है, गोल हो जाता है। तो वो कौन से हो गए? वृत्ताकार हो गए। अब अपन बोल करके देख लेते हैं।
कि कौन से में ओष्ठों का आकार वृत्त के समान होता है, यानी गोल हो जाता है। ए आ हुआ क्या? ए आ ई ई री ए आई नहीं हुआ इनमें, इसका मतलब बाकी बचे उनमें हो जाएगा। ऊ ऊ ओ आओ, इनके उच्चारण में ओष्ठों का आकार क्या हो जाता है? गोल हो जाता है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि ओ ह्रस्व, ओ दीर्घ, औ और क्या औ, ये कैसे स्वर हैं? वृत्ताकार, वृत्तमुखी या फिर वृत्तोलित स्वर है। अब यदि आप दूसरा वर्गीकरण बनाओगे तो इस सकारात्मकता को नकारात्मकता में बदलोगे, और इस सकारात्मकता को यदि आप नकारात्मकता में बदलते हैं तो ये वृत्ताकार, तो उपसर्ग लगा दो कौन सा? ए। इसका मतलब वृत्त के आकार का नहीं होता, तो अवृत्ताकार। क्या? अवृत्त मुखी या फिर क्या? अवृत्तोलित। जी, ये कह रहा है कि आप वृत्त से तुलना नहीं कर सकते। ठीक, इसका मतलब ओष्ठों का आकार गोल नहीं होता है। इतने में काम चल जाएगा कि क्या कह सकते हो? ओष्ठों का आकार, ओष्ठों का आकार गोल नहीं होता है, गोल नहीं होता है। इसका ओष्ठों का आकार गोल नहीं होता है, इसका मतलब कोई भिन्न आकार रहता है। अब बाकी शेष बचे वो क्या अपन यहां लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? भाई लिख सकते हैं। इसका मतलब जैसे यदि बात करें तो क्या क्या बच गया आपके पास? ए आ ई ह्रस्व, ए दीर्घ, री बचा है, और क्या? ए और क्या? आई। ये ऐसे स्वर है जिनके उच्चारण में ओष्ठों का आकार क्या नहीं होता है? गोल नहीं होता है। इसलिए इनको अवृत्ताकार, अवृत्तमुखी या अवृत्तोलित स्वर कहा जाता है। ये समझ में आ गया वर्गीकरण? ये बहुत आसान वर्गीकरण है। आपको नाम दे रखा है ओष्ठाकृति के आधार पर ओष्ठों की आकृति, सर जिनमें गोल हो जाए वृत्ताकार और गोल नहीं हो क्या है? अवृत्ताकार है। तो इसका मतलब बोल करके भी निकाल सकते हैं। गोल हो जाएगा उनको वृत्ताकार में रख देंगे, और गोल नहीं होगा उसको किस में रख दोगे? अवृत्ताकार में रख दोगे। ठीक है, देखिएगा छठवें वर्गीकरण की अपन बात करते हैं। क्या है छठवां वर्गीकरण? जाति के आधार पर। किसके आधार पर? जाति के आधार पर। जाति के आधार पर। जाति के आधार पर दो भागों में बांटोगे आप, लेकिन इसमें सभी स्वर नहीं आएंगे। लेकिन इसमें क्या नहीं आएंगे? सभी स्वर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें दीर्घ या गुरु स्वरों का ही वर्गीकरण होता है। जो समान जाति से मिलकर बने होते हैं वो सहजातीय, और जो भिन्न भिन्न जाति से मिलकर बने होते हैं वो क्या हो जाएंगे? विजातीय हो जाएंगे। जो समान जाति से मिलकर बनेंगे वो सहजातीय, और जो भिन्न भिन्न जाति से मिलकर बनेंगे वो क्या हो जाएंगे? विजातीय हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब आपके पास ए, ई ह्रस्व, उ ह्रस्व और री नहीं आएगा, क्योंकि उनकी रचना होती नहीं है। वो तो रूढ़ स्वर होते हैं, जबकि यौगिक स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं, और इन 7 का ही आप वर्गीकरण करोगे। तो इसका मतलब एक तो आप वर्गीकरण करोगे, वो करोगे सजातीय दीर्घ स्वर। कौन से? सजातीय। देखो नाम देखो इसका, इसको तोड़ो आप, ये टूटेगा ना शब्द, तो ये ऐसे टूटेगा, स प्लस जाति प्लस ईए, स प्लस जाति प्लस ईए। ईए मतलब होना जाति है ही, और स मतलब सम्मान। समान जाति से मिलकर बने उनको क्या कहोगे? सहजातीय। और अलग अलग जाति से मिलकर बने हुए को क्या कहोगे? विजातीय कहोगे। तो सहजातीय दीर्घ स्वर, सहजातीय दीर्घ स्वर। देखो
सहजातीय दीर्घ स्वर आपके पास 3 ही है। एक तो आपके पास है क्या, आ। इसको सहजातीय आप इसलिए कहते हैं कि इसका निर्माण 2 समान स्वरों से होता है। होता है नहीं होता है? आप ई बड़ी को सहजातीय इसलिए कहते हैं कि ई ह्रस्व ई दीर्घ प्लस ई ह्रस्व या फिर ई दीर्घ समान से है। ऐसे ही उ दीर्घ को आप सहजातीय इसलिए कहते हैं क्योंकि उ ह्रस्व ओ दीर्घ प्लस ओ ह्रस्व या फिर ओ दीर्घ समान जाति से मिलकर बने में। ठीक है, क्या हो गए? सहजातीय हो गए। अब देखो दूसरा वर्गीकरण क्या बनाओगे? अब विलोम ले लो इसका। सहजातीय का विलोम विजातीय होता है, और विजातीय मतलब भिन्न भिन्न या अलग अलग जाति से मिलकर बने। तो विजातीय दीर्घ स्वर, यदि विजातीय दीर्घ स्वरों की बात करोगे तो आपके पास 4 स्वर है, ए ओ आई औ। इनका मैंने कर्म चेंज कर दिया है, कल भी करके बताया था ना, पहले वाली बात में बताई भी ये बात। ए ओ आई और औ ये विजातीय क्यों है भाई? क्यों? क्योंकि ये अलग अलग जाति से मिलकर बने होते हैं। सब में प्लस के पहले क्या आता है? ए या आ आता है, और प्लस के बाद भिन्न स्वर आने की वजह से क्या बन जाते हैं? ये विजातीय बन जाते हैं। देखो यदि आप ए का निर्माण करते हैं तो ए या आ के बाद क्या आता है? ई ई। ओ का निर्माण करोगे तो ओ और आई का निर्माण करोगे तो ए या फिर आई, और औ का निर्माण करोगे तो ओ या फिर क्या औ आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्या ये चारों के चारों स्वर अलग अलग जाति से मिलकर बने हैं? क्या है? तो इसलिए इन्हें तो कहोगे आप विजातीय दीर्घ स्वर, और जो समान जाति से मिलकर बने हैं उन्हें कहोगे आप क्या? सहजातीय दीर्घ स्वर। एक वर्गीकरण और बचा इसका, और वह बचा किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर। देखो नंबर 7 यदि बात करोगे तो वो है किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर। और उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटोगे? 2 भागों में। उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटोगे? 2 भागों में। एक तो अनुनासिक होते हैं और दूसरे निर्नुनासिक या अनुनासिक होते हैं। चलिए समझते हैं इनको, क्या कह रहे हैं ये। उच्चारण स्थान के आधार पर एक तो आप बनाते हैं कौन सा? अनुनासिक। क्या बनाते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक इसका मतलब अनुनासिक को यदि आपको पारिभाषित करना हो तो कैसे करोगे? अनुनासिक को पारिभाषित करना हो तो कैसे करोगे? ऐसे करोगे कि वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु मुख्य विवर के साथ साथ नासिका से भी बाहर निकलती है। मुख्य विवर के साथ साथ नासिका से भी बाहर निकले। ठीक है, मुख्य विवर के साथ साथ किससे बाहर निकले? नासिका से भी बाहर निकले।
अब आप ये कहोगे कि सर अपने पास ऐसा तो कोई स्वर होता ही नहीं है, जैसे मुख विवर के साथ साथ नासिका से भी बाहर निकले, तो स्वरों को अनुनासिक बनाया जाता है, स्वर अनुनासिक होते नहीं है। क्या किया जाता है? स्वरों को अनुनासिक बनाया जाता है, स्वर अनुनासिक होते नहीं है। कैसे बनाओगे आप अनुनासिक? अब देखो, अनुनासिक बनाने के लिए, अनुनासिक, ये बात लिख देता हूं यहां पर, अनुनासिक बनाने के लिए, अनुनासिक बनाने के लिए अनुस्वार व चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? अनुस्वार व चंद्र बिंदु का प्रयोग। अनुस्वार, अनुस्वार इसे बोलते हो, या फिर किसका प्रयोग? चंद्र बिंदु का प्रयोग। अनुस्वार व चंद्र बिंदु का प्रयोग करोगे। क्या का प्रयोग लिख दूं? का प्रयोग करोगे, ठीक है। अनुस्वार तथा चंद्र बिंदु का प्रयोग करोगे। अब कैसे करोगे? देखो, आपके पास ये 11 स्वर लिखे हुए हैं, ए, आ, ई आस्वय, ए दीर्घ, ओ आस्वय, ओ दीर्घ, री, ए, आई, ओ और आओ। एक बात ध्यान में रखना, अनुनासिक बनाने के लिए आप अनुस्वार का प्रयोग सब पर कर सकते हो, सब पर हो जाएगा, है ना। अनुस्वार का प्रयोग सब पर किया जा सकता है, लेकिन चंद्र बिंदु का प्रयोग सभी पर ही नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जिन स्वरों की शिरोरेखा पर मात्रा होती है उन पर किसका प्रयोग नहीं होगा? चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसका मतलब पहली बात, अनुस्वार का प्रयोग कर दूं मैं सभी पर? कर सकते नहीं कर सकते। अब मैं चंद्र बिंदु का प्रयोग केवल 4 पर ही करूंगा, और एक तो मैं कर रहा हूं किस पर? ए पर, एक आ पर, और एक इस पर ओ छोटे पर, और एक किस पर? ओ बड़े पर। यही आपको शब्द मिलेंगे जिनमें चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। अब तुम कहोगे सर ई पर भी तो चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जा सकता है, छोटी पर, तो यहां तो आप कर सकते हैं इसका प्रयोग, लेकिन क्या इसकी मात्रा इस प्रकार से आती है, तो क्या इस पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जा सकता है? जी नहीं। तो आप इतना ही याद रख लें कि सर अगर हमें चंद्र बिंदु से अनुनासिक बनाना हो तो हम कितने को बनाएं? 4 को बना सकते हैं, तो ये 4 को आप बना सकते हैं, बना सकते हैं। बाकी अनुस्वार का प्रयोग करते हुए सभी को क्या बनाया जा सकता है? अनुनासिक बनाया जा सकता है। अब देखो, दूसरा आपके पास इसका जो वर्गीकरण बनेगा वो बनेगा क्या? निरेनुनासिक, निर्नुनासिक, या फिर एक नाम आएगा आपके पास क्या? अनुनासिक। ठीक, इन दोनों शब्दों का यदि आप खंडन करोगे, तोड़ोगे, तो ये शब्द ऐसे टूटेंगे आपके, नीर उपसर्ग है ना, नीर प्लस अनुनासिक, ठीक है। और इसको तोड़ोगे तो अन प्लस अनुनासिक, ठीक। और इन दोनों ही उपसर्गों का अर्थ क्या है? रहित है या के बिना है, रहित या के बिना है। इसका मतलब निर और अन आपसे ये कहते हैं कि भी आपको किसका प्रयोग नहीं करना है? किसका प्रयोग नहीं करना है? नासिका का प्रयोग नहीं करना है। तो आपने स्वरों को अनुनासिक बनाया है, इसका मतलब सभी के सभी स्वर निर्नुनासिक या अनुनासिक ही होते हैं, स्वरों को अनुनासिक बनाया जाता है। बात समझ में आई क्या? स्वरों को अनुनासिक क्या किया जाता है?
बनाया जाता है, होते नहीं है। तो क्या मैं ये बात लिख दूं क्या, सभी स्वर निर्नुनासिक, सभी स्वर निर्नुनासिक या अनुनासिक ही होते हैं। अनुनासिक, सभी स्वर निर्नुनासिक या अनुनासिक ही होते हैं। स्वरों को अनुनासिक बनाया जाता है, और स्वरों को अनुनासिक कैसे बनाते हो ये आपने जान लिया है। पता है क्या, कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे? स्वरों की शिरोरेखा पर किसका प्रयोग करते हुए, अनुस्वार व चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हुए इन्हें क्या बनाया जाएगा, अनुनासिक बनाया जाएगा। तो यहां तक की अपनी बात हुई, वो हो गई किसकी, स्वरों की। स्वर कैसे बने, स्वरों की रचना कैसे हुई, स्वरों का उच्चारण स्थान क्या क्या है, और स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। अब देखो आपने क्या क्या पढ़ा है, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। देखिएगा, आपने पढ़ा है स्वरों का वर्गीकरण। क्या पढ़ा है, स्वरों का वर्गीकरण, और वो भी कितने आधारों पर, 7 आधारों पर। कितने आधारों पर पढ़ा है, 7 आधारों पर पढ़ा है। जिसमें नंबर 1 है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटोगे, 2 भागों में। एक तो हो गया ह्रस्व या लघु स्वर जिनकी संख्या आपके पास 4 है। दूसरा हो गया आपके पास दीर्घ या गुरु स्वर जिनकी संख्या है कितनी, 7 है। ठीक है, फिर आपने पढ़ा है मात्रा काल के आधार पर। किसके आधार पर, मात्रा काल के आधार पर। मात्रा काल के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटोगे, 3 भागों में। इसका मतलब सर याद रख सकते हैं अपन उत्पत्ति वाले 2, और प्लस एक और याद रखना है अपने को, वो रखना है क्या, प्लुत स्वर, जो कि स्वर के आगे संख्या 3 लगा करके उसे क्या दर्शाते हो आप, प्लुत दर्शाते हो। प्लुत का ये चिन्ह है आपके पास संख्या 3, तो 3 संख्या लेकर के आप उसे प्लुत दर्शा सकते हैं। फिर आपने पढ़ा है किसके आधार पर, जीवा की स्थिति के आधार पर। जीवा की स्थिति के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा जाता है। इंपॉर्टेंट भी है, पूछा जाता है काफी बार, बढ़िया ही है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट है, जीवा की स्थिति के आधार पर और मुखाकृति के आधार पर। तो जीवा की स्थिति के आधार पर 3 भागों में बांटोगे, अग्रस्वर, मध्य स्वर और कौन से स्वर, पस या पस्य स्वर। ठीक है, अग्र स्वरों के अंतर्गत क्या क्या आता है, ई ह्रस्व, ई दीर्घ, री, ए और ऐ है। मध्य स्वर में एक ये ए, और पस स्वरों में क्या है, आ, उ ह्रस्व, उ दीर्घ और औ है। फिर आपने बांटा है किसके आधार पर, मुखाकृति के आधार पर। किसके आधार पर, कितने भागों में, 4 भागों में। संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर और विवृत स्वर। आपसे प्रश्न ये कर सकता है कि वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख्य सबसे कम खुलता है उन्हें कहते क्या है, यह पीएसआई में पूछा गया। क्या कहते हैं उसे, संवृत स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में सबसे अधिक खुलता है, मुख्य विवर अधिक खुलता है, उन्हें क्या कहते हैं, विवृत स्वर कहते हैं। अब आपको संवृत स्वरों में याद रखना है कि यण संधि के प्लस के पहले वाले आ जाएंगे, यानी पूर्व पद आ जाएगा। अर्ध संवृत स्वर में गुण संधि वाले स्वर हैं। अर्ध विपरीत में वर्धी संधि वाले प्लस ए है, और विपरीत स्वर एक है आ। ये इंपॉर्टेंट है इसमें आ। फिर आपने किसके आधार पर पढ़ा है, जाति क्या। फिर एक प्रश्न आ गया आपके पास जिसको समझ लिया था अग्र व समृत कौन सा है। ऐसे प्रश्न और भी जोड़ सकता है, यहाँ अग्र समृत और औष्टाकृति का भी एक जोड़ सकता है, वृत्ताकार जोड़ सकता है, मतलब किसी भी स्वर के संबंध में पूछ सकता है। देखो एक स्वर की बात करेंगे अपन आगे, कैसे कैसे पूछ सकता है ये प्रश्न। फिर आपने किसके आधार पर बात की, औष्टाकृति के आधार पर। जिनके उच्चारण में औष्ट गोल हो जाते हैं वृत्ताकार हैं, और गोल नहीं होते वो क्या है, अवृत्ताकार है। ठीक है, ये भी किया जा सकता है, आसान है, कोई कठिन नहीं है। और एक बात की आपने किसके आधार पर, जाति के आधार पर, जिसमें सहजाति और विजाति। कितने स्वरों का उल्लेख है, 7 स्वरों का, जिसमें 3 सहजाति है और 4 विजाति है। जो समान जाति से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, और जो अलग अलग जाति से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विजातीय कहते हैं। क्या कहते हैं, विजातीय कहते हैं। और एक आपने पढ़ लिया, वो पढ़ लिया किसके आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। किसके आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, जिसमें एक तो अनुनासिक हो गए और दूसरे निर्नुनासिक या अनुनासिक हो गए। आपको इस जगह याद रखना है कि निर्नुनासिक या अनुनासिक
अर्थात सभी के सभी स्वर क्या होते हैं, निर्नुनासिक या अनुनासिक होते हैं। सर स्वरों को अनुनासिक बनाया जाता है कैसे, उनकी शिरोरेखा पर अनुस्वार व चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हुए। अनुस्वार सभी पर लगाया जा सकता है लेकिन चंद्र बिंदु सभी पर नहीं लगाई जा सकती, जिनकी शिरोरेखा पर मात्रा आती है उन पर नहीं लगेगी। ठीक है, अब देखो आपसे ये क्या कह सकता है, मान लीजिए आपको अगर इसका अभ्यास करना हो तो आप अभ्यास कैसे करेंगे। देखो मैं अभ्यास सिखाता हूं तुम्हारे को। जैसे उदाहरण के लिए अपने को आ स्वर के संबंध में सीखना है। किसके संबंध में, आ स्वर के संबंध में सीखना है। तो देखो इसमें इसके संबंध में क्या क्या प्रश्न बन सकता है आपके लिए। उच्चारण स्थान पूछा जा सकता है। उच्चारण स्थान क्या होता है इसका, कंठ, अर्थात ये कैसी ध्वनि होती है, कंठे ध्वनि होती है। कंठ जातिवाचक संज्ञा है और कंठे भाववाचक संज्ञा है, एक बात। दूसरी बात, यह उत्पत्ति के आधार पर कैसा स्वर है, दीर्घ स्वर है क्या, ये है दीर्घ स्वर है। क्या गुरु स्वर कह सकते हैं, क्या इसे संयुक्त कह सकते हैं, कह सकते हैं क्योंकि मिलकर बना हुआ है, संयुक्त कह सकते हैं, दीर्घ कह सकते हैं, गुरु कह सकते हैं, संयुक्त कह सकते हैं। अब देखो मात्रा काल के आधार पर भी दीर्घ या गुरु आ गया। जीवा की स्थिति के आधार पर यह कैसा स्वर होता है, कैसा स्वर होता है, पस्वर या पस्य स्वर होता है। ठीक है, और मुखाकृति के आधार पर यह कैसा स्वर होता है, विवृत स्वर होता है। कैसा स्वर होता है, मुखाकृति के आधार पर यह विवृत स्वर होता है। औष्टाकृति के आधार पर यह कैसा स्वर होता है, कैसा होता है, अवृताकार स्वर होता है। कैसा होता है, अवृताकार स्वर होता है। जाति के आधार पर यह कैसा होता है, समान जाति से मिलकर बना होता है, सहजातीय होता है। और उच्चारण स्थान के आधार पर सभी स्वर क्या है, निर्नुनासिक या अनुनासिक है। स्वरों को तो अनुनासिक आप बनाओगे तो क्या हो गया, निर्नुनासिक, निर्नुनासिक, या फिर क्या हो गया, अनुनासिक हो गया। क्या हो गया, अनुनासिक हो गया। इससे ज्यादा ये क्या पूछ सकता है, इसमें कुछ नहीं पूछ सकता भाई। इसके यदि आ स्वर के यदि प्रश्नों की बात करें तो इतने प्रश्न बनते हैं कि आ कैसा स्वर है, उच्चारण स्थान में कंठे स्वर है। और उत्पत्ति के आधार पर कैसा स्वर है, दीर्घ स्वर, गुरु स्वर या संयुक्त स्वर है। जीवा की स्थिति के आधार पर यह पस स्वर है। मुखाकृति के आधार पर यह कैसा स्वर है, विवृत स्वर है। औष्टाकृति के आधार पर अवृताकार है। जाति के आधार पर सहजाति है। उच्चारण स्थान के आधार पर निर्नुनासिक या अनुनासिक है। ऐसे आप प्रत्येक स्वर का वर्गीकरण कर सकते हैं। अब बताओ मुझे क्या प्रश्न शेष रह गया अभी। यदि अगला पूछना चाहे तो भैया अगले से आप क्या ये बात कह सकते हैं कि भैया इसके संबंध में क्या पूछना चाहते हो पूछ लो, हमारी को ये बात पता है। अगर इस बात का पता है इसका मतलब किसी प्रश्न का जवाब दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका स्वरों का वर्गीकरण कंप्लीट हो गया और एक इकाई पूरी हो गई वर्ण विचार में, और वो इकाई पूरी हो गई स्वरों वाली। क्योंकि वर्ण विचार में दो इकाई है, तो इसका मतलब दो आपके पास टॉपिक है वर्ण विचार में। एक तो है स्वरों का और दूसरा है किसका, व्यंजनों का। तो ये स्वरों वाला कंप्लीट हो गया है और आगे वाले वीडियो के अंतर्गत अपन देखेंगे, वो देखेंगे व्यंजनों के संबंध में। ठीक है, ओके।